दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जिस विषय पे दोस्तों हम आप बात करने वाले हैं वो होगा आपका दिसंबर 2023 का नेट का एग्जाम। और आज इस पेपर को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। ये जो पेपर है दोस्तों आपके जून 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न बने हैं और कहाँ से प्रश्न बने हैं दोस्तों। ये सब आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 10 यूनिटें हैं नेट की। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से यूनिट से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और किस तरह के प्रश्न जो वो बन रहे हैं। ठीक है, तो जून 2024 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चाहो तो मैं इससे पहले जो आपके नेट के पेपर हुए हैं उन सबको भी यहाँ पे सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा इसके बाद। ठीक है, एक दिन में आपके लिए एक पेपर लेके जरूर आऊँगा, परंतु इसके लिए आप जो है वो तैयार हैं तो ही मैं लेके आऊँगी। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। ठीक है, और इस एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे हमने बातचीत की थी, परंतु और जो वीडियो थी वो हमारी ज़्यादातर उस पर ध्यान यही था कि कौन से प्रश्न हमारे सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया था सोल्व करवाने का, और कहाँ से प्रश्न बने थे इस विषय पे भी हमने बातचीत नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि कौन से प्रश्न आपके गलत थे। ठीक है, उन पे भी बातचीत कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2023 हिंदी का ये एग्जाम है, इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है, और अगर चैनल पे नहीं हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। और जून 2024 की तैयारियां आपको इस चैनल पे करवाई जा रही हैं दोस्तों, हिंदी की और पहले पेपर की। ये मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं। अगर जो विद्यार्थी नए हैं वो आपको यहाँ पे चैनल पे आके और चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, आपको बहुत सारी वीडियो आपके काम की रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का, जो हिंदी यूनिट है। ठीक है, 51 संख्या इसकी। ठीक है, प्रश्न संख्या 51। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ध्यान से इसको बोलता हूँ। ठीक है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न जो वो बन रहे हैं जब आप किसी रचना को पढ़ते हो, तो मैंने कहा आपसे कि जब आप किसी रचना को पढ़ते हो तो उसकी परिशिष्ट तक को आपने देखना है, संदर्भ ग्रंथों तक को देखना होता है अपने। वो आप चाहे गाइड पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, साहित्य इतिहास पढ़ रहे हो। ठीक है, उसकी भूमिका को आपको पढ़ना होता है। आमुख भी इसको कहते हैं, आमुख को भी आपको पढ़ना होता है। इन सारी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको जो प्रश्न आपके हैं वो सही होंगे। यहाँ से जो दोस्तों ये प्रश्न था, एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी, ये मनु भंडारी जी की आत्मकथा है दोस्तों, और वहाँ की। ठीक है, और उस आत्मकथा की भूमिका से ये वाक्यांश या आपका कथन उद्धृत है या लिया गया है। तो दोस्तों जिसने किसी ने भी अगर मनु भंडारी की आत्मकथा को पढ़ते समय अगर उसकी भूमिका पढ़ी होगी तो उसका ये जो विकल्प है वो सही हो जाता, एक कहानी यह भी, और ये प्रश्न भी उसका सही जाता और 2 नंबर उसके पक्के हो जाते। ठीक है, तो मैंने आपको कह दिया कि आपको किस तरह से करना है। कोई भी अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो उसका A to Z यानी कि फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अब जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अंजो दीदी नाटक से। ये नाटक वाली यूनिट से प्रश्न बना है दोस्तों। ऊपर का जो पहला प्रश्न था दोस्तों ये हमारा बना था प्रश्न दोस्तों इकाई 10 से। ठीक है, अन्य गतिविधियों से। अगला देखिए, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी कोटीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। जब आपने अंजो दीदी नाटक को पढ़ा होगा तो उसकी भूमिका में ये प्रश्न जो वो आया होगा दोस्तों। ठीक है, उसकी भूमिका से ये प्रश्न उद्धृत है, उसकी भूमिका में ये सारी चीजें बताई गई होंगी। ठीक है, तो आपके विकल्प थे श्री राजोशी। ठीक है, सत्येंद्र शर्त है। ठीक है, उसके बाद सतीश चंद्र श्रीवास्तव और कमलेश्वर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही जाता दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प पहला सही हो जाता, श्री राज जोशी दोस्तों। ठीक है, देखिए कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाटक वाली यूनिट से ये प्रश्न बना था। ठीक है, अगला देखिए, बहुत आसान सा ये प्रश्न था कि रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है एक रस तरंगिणी के रचयिता कौन है दोस्तों। ठीक है, काव्य शास्त्र से ये प्रश्न बना था, काव्य शास्त्र वाली यूनिट से ये प्रश्न बना है। तो ये किसका दोस्तों, भानुदत्त का। ठीक है, इसको सोल्व करते इस प्रश्न पत्र को कि किस तरह से प्रश्न पत्र आए थे और बने थे। ठीक है, ये हमें आज पता चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों
कि रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाइए या लगाना था। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको मैं प्रकाशन वर्ष जो साथ साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, रेणुका, ठीक है, रेणुका का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1935 है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, रेणुका के बाद हुंकार 1939। ठीक है, बी के बाद आपका डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी के बाद डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कुरुक्षेत्र, ठीक है 1946, कुरुक्षेत्र ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प सही होने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रश्मिरथी 1952 दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद क्या आपका दिल्ली दोस्तों 1954। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे ए सही हो गया। रामधारी दिनकर से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार, दूसरी बार रिपीट हुआ है, ये आप मान के चलिए। ये प्रश्न पिछला जब आपका दिसंबर 2022 का पेपर हुआ था और जून का जब पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न बना था दोस्तों। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना, ये साहित्य इतिहास वाली यूनिट से प्रश्न बना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य जो आपका निबंध है, ठीक है, इस निबंध के बारे में यहाँ पे कथन आए हैं और ये आपको कथन बताने थे दोस्तों। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य से संबंधित यहाँ पे प्रश्न कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ठीक है, पहला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस निबंध में ये आता है। अगला देखिए द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहाँ आगे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, ये गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था, ये सही है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का 1939 में एक निबंध संग्रह प्रकाशित होता है जिसमें रहस्यवाद शीर्षक से निबंध था और उसमें ये बात आई है, ये भी सत्य है। अगला देखिए नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया, ये गलत विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैत्य यानी कि राक्षस ही नाटक कर सकने के लिए कहा गया, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका विकल्प यहाँ पे कौन कौन सही हो रहे हैं आपके, ए विकल्प सही हो रहा है, बी सही हो रहा है और डी सही हो रहा है, तो आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी। धूमिल की नक्सलबाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में संग्रहित हैं या संकलित, ये भी आपका साहित्य इतिहास से प्रश्न बना है, परंतु आप इसको कविता की जो आपकी यूनिट है हिंदी कविता वहां से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि संसद से सड़क तक, ठीक है, ये जो आपका काव्य संग्रह है इसमें ये रचित हैं नक्सलबाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन, ये कविताएं दोस्तों आपकी हिंदी कविता वाली जो यूनिट है नेट की वहाँ लगी हुई हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं जब भी आपको पढ़ाता था क्लास में मैंने कहा था आपसे कि इस तरह की जो आपके सिलेबस हैं, ठीक है, सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सिलेबस से ही 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे हर परीक्षा में, तो आपको सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो रचनाएं हैं या कविताएं हैं ये संसद से सड़क तक कविता संग्रह में संकलित है धूमिल जी की। चलिए अगला देख लेते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये आपको बताना था कि कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्तियों को अंधेरे में कविता जो है उसमें उपस्थित या स्थान दिया गया है। तो पहले तो आपके हो जाएंगे, छात्र नहीं है, टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय यहाँ पे लिखे गए, टॉलस्टॉय भी इनको कहा जाता है। उसके बाद तिलक और गांधी, बाल गंगाधर तिलक यानी के, ठीक है, और यहाँ पे विकल्प आपका बी से जाएगा, बी के बाद डी और ई, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, जल्दी करते हैं हम दोस्तों। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था या लगाना है, तो आप लगाइए। मैं आपको बताता चलता हूँ। अध्यापक पूर्ण सिंह दोस्तों 1881, ठीक है, 1881 में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों रामचंद्र शुक्ल 1884, ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों 1907, उसके बाद विवेकी राय दोस्तों, ठीक है, विवेकी राय आपकी आ जाती है 1924 और कुबेरनाथ राय 1933। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। आपका अध्यापक पूर्ण सिंह सी कहाँ पे आ रहा है, सी के बाद आपका आ जाएगा
ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न बनाए साहित्य इतिहास से बनाए दोस्तों। और दूसरी बात ये कि विवेक की राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं जो है दोस्तों वो नेट के सिलेबस में आपकी अलग से लगी हुई हैं। ठीक है, जो भी रचनाएं अगर आपके सिलेबस में पर्टिकुलर लगी हुई हैं, उस लेखक कवि के बारे में, उस साहित्यकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उनके जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या था हमारा, एक कहानी यह भी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी नहीं है, ये तो उसने कहा था कहानी थी। ठीक है, एक कहानी ये भी मनु भंडारी की आत्मकथा, ऊपर भी वहां से प्रश्न बने थे। ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन कौन से हैं, ये आपको बताने थे। ठीक है, सत्य कथन में से कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं दोस्तों। बेलछी की घटना ने मनु जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, मनु भंडारी जी का उपन्यास भी है दोस्तों महाभोज, और उसका नाट्य रूपांतरण भी है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, उपन्यास भी था उनका और नाट्य रूपांतरण भी। अगला देखिए, आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। ठीक है, ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद आगे आप देखिए कि इसका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, एक इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था। ठीक है, अगला देखिए, महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अलाना ने किया। अगला देखिए, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 1986 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, एक कहानी यह भी के बारे में यहाँ पे सत्य कथन कौन सी, ये आपको बताने से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा विकल्प आपका सही था यहाँ पे। ठीक है, कि बेलछी वाली घटना, ए विकल्प सही है। दूसरा विकल्प भी आपका सही है, धर्मयुग में ये प्रकाशित होता था दोस्तों। ये एक धर्मयुग में, ठीक है, धर्मयुग पत्र जो था इसके संपादक थे आपके धर्मवीर भारती जी। ठीक है, और ये धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था आपका बंटी उपन्यास। ठीक है, तो आपका बी विकल्प भी सही है। उसके बाद दोस्तों, एक इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित, ठीक है, राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था दोस्तों। यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प नहीं सही, बल्कि पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक इंच मुस्कान की बात की जाए दोस्तों, तो ये मनु भंडारी और राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है, इन्होंने मिलकर इस उपन्यास को लिखा था। ठीक है, परंतु यहाँ पे मूलतः की बात आ गई, मूलतः शब्द आ गया है, तो मूलतः शब्द राजेंद्र यादव द्वारा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, छपवाया था, तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा, चौथा और पांचवा विकल्प आपका गलत है दोस्तों। ये जो प्रश्न था आपका, एक कहानी यह भी से आया है प्रश्न, दूसरा प्रश्न बन के एक कहानी यह भी से। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के जो सभापति थे वो मुंशी प्रेमचंद हुए। तो ये सत्य बात है। ठीक है, क्या है ये, सत्य बात है दोस्तों। अगला देखिए कि अगला है कि सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। तो ये भी सत्य बात है। ठीक है, कि उनका जो अंतिम काव्य छायावाद का जो अंतिम काव्य संग्रह था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों युगांत उनका प्रकाशित होता है। ठीक है, युगांत 1936 में जब प्रकाशित होता है, ठीक है, तो युगांत से हम छायावाद की मृत्यु को घोषणा पत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन आपके क्या हैं, ये सही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है, परंतु यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि दोनों ए और आर सत्य हैं, परंतु आर जो भी एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कहाँ यहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो रही है और कहाँ मुंशी सुमित्र नंदन पंत की युगांत की रचना हो रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मिलान नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं करते हैं, तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारतेंदु ने काल चक्र शीर्षक अपने इतिहास जनरल में 1873 में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य कथन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। तो ये भी गलत हो जाएगा। विश्वनाथ
चाहिए और हिंदी का पहला नाटक इसको आचार्य नाटक दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना। अगला देखिए भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये सत्य बात है। ठीक है, अगला देखिए कि भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, तो ये दोस्तों सत्य बात है। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उनका निबंध है, उसमें ये कोटेशन आती है। ठीक है, उनका एक भाषण था उसमें ये आता है। तो आपका विकल्प ए, उसके बाद आपका हो जाएगा डी और ई सही, ए डी और ई, तो पहला ही विकल्प आपका सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मारवाड़ी, ठीक है, हड़ौती, ढूंढानी और मेवाती, इनको आपको मिलाना है अपने क्षेत्रों के साथ। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना था दोस्तों। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना था, अपने मिलाना था। यहाँ पे मैं आपको विकल्प सारे के सारे रख देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो मारवाड़ी दोस्तों बोली जाती है आपकी अजमेर में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हड़ौती जो आपको कोटा में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद ढूंढानी तो दोस्तों जयपुर भी हो जाएगी, यहाँ पे जयपुर में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ढूंढानी का दूसरा नाम जो वो जयपुरी भी है। ठीक है, जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती जो वो अलवर में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प पहला सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही हो जाता। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उसने कहा था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है और मैंने पहले भी आपको कहा है कि यहाँ से प्रश्न पूरे बनेंगे। अगला देखिए कि उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन क्या है, ये आपको बताना है कि लाहौर के बम्बू काट बालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, अगला देखिए बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, वो बाल्टी से गंदा पानी फेंकते हुए जर्मनी की भाषा का तर्पण करने लगता है, तो ये सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये सत्य। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, नाटक में आपने विदूषक के बारे में यह संबंध में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए कि सूबेदार ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई, तो ये भी सत्य है। ठीक है, क्या है ये सत्य है दोस्तों। अगला देखिए लाहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, तो ये गलत बात है क्योंकि सिख जो है वो सिगरेट नहीं पीते थे। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में प्रमाण मिल जाएगा। अगला देखिए कि लाहना सिंह नंबर 77 राइफल में क्या था, राइफल्स में जमादार हो गया, तो ये सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, क्या है अंतिम भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कहानी के संबंध में यहाँ पे पूछा गया है। आपका बी विकल्प सही है, उसके बाद सी और उसके बाद ई, बी सी और ई, आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों कहानी से संबंधित ये प्रश्न आ गया था, तो मैंने आपको कहा कि मैं बताता चलता हूँ। एक और कहानी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आ गया कि कहानी वाली यूनिट से एक और प्रश्न आ गया। अमृतसर आ गया कहानी है दोस्तों ये। ठीक है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था यहाँ पे। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था कि कौन सा क्रम पहले आया है, सॉरी कौन सा जो प्रसंग है वो पहले आया है और कौन सा प्रसंग बाद में आया है। तो मैं विकल्पों को आपको यहाँ पे ऐसे रखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप विकल्पों को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोस्तों हम बात करते हैं तो पहला विकल्प यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा कि काले बाबू ताकत आएगी। ठीक है, खा ले यानी कि काले मतलब खाने की बात कीजिए कि खा लो बाबू आपको ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कौन कह रहे थे, जो दो यहाँ पे जो खान होते हैं। ठीक है, वो दो खान उसको बाबू को, पतला सा जो बाबू होता है उसको वो कह रहे थे। अमृतसर आगे कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ई विकल्प आ जाएगा, उसके बाद सी के बाद क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी के बाद ई आ जाएगा। बंद करो जी दरवाजा बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है। ठीक है, मत घुसने दो जी क्या करती हो धकेल दो पीछे। ठीक है, दो खान जब उन जो दो आपके एक सिख और एक उसकी स्त्री और एक बच्ची होती है। ठीक है, जब वो ट्रेन में चढ़ने लगते हैं तो उनको निकालते हैं, वो धक्का मार के लात घुसे मार के निकाल देते हैं ट्रेन से। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला आपका प्रसंग आता है। ठीक है, उसके बाद पहला प्रसंग देखिए ए प्रसंग। ठीक है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथी बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है। ठीक है, वो एक बुढ़िया बोलती है इस कथन को। ठीक है, एक बुढ़िया इस कथन को बोलती है जो सबसे अंत में बैठी होती है। ठीक है, आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और आपको पता चलेगा। उसके बाद डी आ जाएगा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है उसके बाद आपका डी विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद की अगर बात की जाए दोस्तों,
ठीक है। तो उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बी है वो आ जाएगा कि बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ठीक है, तो आपका अंतिम विकल्प यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता? दूसरा सही हो जाता दोस्तों आपका विकल्प। चलिए अगला देख लेते हैं, परंतु आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी ये कहानियाँ, तभी आप इन चीज़ों को पढ़ सकेंगे और कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए कि आमुख यानी कि जो भूमिका है, ठीक है, कामायनी की कथा दृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो कुछ का कुछ और ही निकल रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्योपनिषद और ऋग्वेद, यहाँ पे 3 ग्रंथों से सहायता ली थी। 3 ग्रंथों में जो ये कथा है कामायनी की, ठीक है, ये या प्रलय की जो कथा है वो 3 इन ग्रंथों में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्योपनिषद और ऋग्वेद। तो आपका सी डी और ई विकल्प सही जाएगा। सी डी और ई आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है यानी कि। चलिए अगला देख लेते हैं। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन से ही आपको बताने हैं। ठीक है, आधे अधूरे के संबंध में कौन से यहाँ पे कथन सत्य हैं ये आपको बताने होंगे। ठीक है, आधे अधूरे नाटक से यहाँ पे प्रश्न बना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए कि श्री ओम शिवपुरी को ये समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगा। दोस्तों मैंने कहा आपको कि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये भूमिका से ही प्रश्न यहाँ पे बना है। ठीक है, अगला देखिए कि इसके पात्र स्थितियां व मनस्थितियां यथार्थ पर तथा विश्वसनीय नहीं लगती। तो ये गलत बात है। क्यों नहीं लगती? लगती हैं। अगला देखिए कि आधे अधूरे आज के जीवन की गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो सत्य बात है ये, क्योंकि आजकल, ठीक है, वर्तमान में ये सब चीजें देखने को हमें मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला, आप इस नाटक की भाषा में बहुत सामर्थ्य नहीं जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो ये गलत है। ठीक है, इसकी भाषा शैली को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी इस जो ये नाटक, इसकी भाषा शैली कितनी जो मजबूत है। आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते जल्दी जल्दी। अगला हमारा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ चुनका है, उसमें सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो कौन कौन सी वो कहानियां थी दोस्तों? सबसे पहले तो आ जाएगा आपका इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, उसके बाद 11 वर्ष का समय, ये खुद रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी थी, और उसके बाद दुलाई वाली बंग महिला उर्फ, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की एक कहानी है दोस्तों, जो आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है, तो इंदुमती, ठीक है, और 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। ठीक है, ए सी और डी कहाँ पे दोस्तों? तो पहला नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही है, ए सी और डी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। ब्रह्म समाज की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। अगला देखिए इसके बारे में क्या है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। दोस्तों ये गलत बात है। अब कौन उपनिवेश को जो वो समर्थन करेगा? ठीक है, और सामंतवाद को कौन समर्थन करेगा? ठीक है, और इस तरह की संस्थाएं तो क्यों करेंगी? ठीक है, ये तो जो हमारे समाज में रूढ़िवादिता थी उस समय की, ठीक है, तो उसको मिटाने के लिए इस तरह की संस्थाओं की स्थापना हो रही थी। अगला देखिए कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। ये सत्य बात दोस्तों, आपका बी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला देखिए कि देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सत्य है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई। एक गलत बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1828 में होती, मैंने आपको पहले कहा दिया। ठीक है, अगला देखिए कि ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे पुनर्विवाह यानी कि विधवा पुनर्विवाह की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज दोस्तों विधवा पुनर्विवाह की बात करता है। राजा राम मोहन राय ने उस समय के जो तत्कालीन वाइस राय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, उनके सहयोग से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जो एक विधवा पुनर्विवाह संबंधित उन्होंने एक दोस्तों क्या किया था, एक राजनीतिक दोस्तों प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे हम कहेंगे, उसको पारित करके, ठीक है, उसके संबंध में उन्होंने कहा था कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। उससे पहले दोस्तों सती हो जाया करती थी जिनके पति मर जाते थे, यानी कि जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे वो या तो
क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। अगर सती नहीं हुई तो उसके साथ कोई विवाह नहीं करता था, उसको अपशगुन की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है, उसके साथ बदसलूकी का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, ब्रह्म समाज की सहायता से ही ये सब हो पाया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प सही है। आपका बी विकल्प सही था, सी और ई, बी सी और ई, ठीक है, बी बी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसको हम। तो कौन सा कथन जो दोस्तों उपयुक्त नहीं है, इस पे हम बातचीत कर लेते हैं। मैंने पानी पी लिया, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको किसके कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात कर ली कि इसका समर्थन करता था ब्रह्म समाज बी का, ये भी हमारी बातचीत हो गई, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में भी आपको मैंने कहा थी कि ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1888 में होती है, ठीक है। ब्रह्म समाज, ठीक है, पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और उपनिवेशवाद का समर्थक था, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथन नहीं है, ठीक है, ये हमें बताने थे, ठीक है। जो उपयुक्त कथन नहीं थे उसकी हमें यहाँ पे बात करनी थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए जाएगा, उपयुक्त नहीं है ये भी, ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों डी और ई, ए डी और ई, तो आपका विकल्प दूसरा यहाँ पे सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको सही करना था इसको। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों, एक तरफ आपकी रचना थी और दूसरी तरफ उसकी विधा थी, इसको आपको क्या करना था, सुमेलित करना था दोस्तों, ठीक है। इसको आपको सुमेलित करना था दोस्तों ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। तो इसको सुमेलित करने के लिए आपको, चलिए सुमेलित करते हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो लोकरण क्या है दोस्तों, ये आपका उपन्यास है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये उपन्यास हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जीवन परिधि दोस्तों, ठीक है, जीवन परिधि आपका कहानी संग्रह है दोस्तों, ठीक है। तो जीवन परिधि आपका कहानी संग्रह हो गया। उसके बाद दोस्तों जो चली फगुनहट बहुरेआम, ठीक है, ये आपका निबंध है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मेरे सुहृदय श्रद्धेय, ये क्या है दोस्तों, ये संस्मरण है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही था, ठीक है। आगे भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये आप देखते रहिए कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आपको ये विशेष ध्यान देना है। अगला देखिए कि राहुल शंकराचार्य ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को सब हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है, तो दोस्तों स्वयंभू को माना है। किसको माना है, स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि माना है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ, ये दूसरी बात है कि राहुल शंकराचार्य जी ने हिंदी का पहला कवि जो वो सरहपाद को माना है, ये दूसरी बात है हमारे सामने, ठीक है। क्या है ये, दूसरी बात है हमारे सामने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि प्रश्न अगर सही करना चाहते तो यहाँ से कर सकते थे। देखिए हमें पता है कि सरहप्पा हिंदी के पहले कवि हैं, ठीक है, परंतु महान कवि तो कैसे हो सकते थे वो हिंदी के, क्योंकि उनकी तो रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। उनकी रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि विद्वानों के अनुसार अगर बात की जाए, ठीक है, अगर इनके अनुसार बात की जाए तो वर्तमान में स्वीकृत भी है, ठीक है। हिंदी का पहला कवि तो सरहपाद को आदि को मान लिया जाता है। अगर हिंदी की पहली रचना की बात की जाए वो तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी की ये महान कवि कैसे हो सकते थे, सरहपाद जिन लोगों ने अगर सरहपाद को ठीक किया होगा। तो यहाँ पे हेमचंद्र की भी इतनी रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती, गोरखनाथ की भी नहीं मिलती है। स्वयंभू ने रामचरितमानस नहीं कहेंगे, ठीक है, राम कथा कहेंगे हम दोस्तों, राम कथा पर आधारित, ठीक है। स्वयंभू ने रामकथा पर आधारित रामायण की रचना की, ठीक है, जिसको हम पाउंचर्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपभ्रंश के उनको वाल्मीकि तक कहा जाता है। तो हिंदी का उन्हें महान कवि कहना दोस्तों, हिंदी में भी आदिकाल की यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्वयंभू को ही करते, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, अगर मुझे ये, मैंने अगर नहीं पढ़ा होता, ठीक है, तो मैं तो स्वयंभू को करता, ठीक है। इस तरह का भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न जो वो ट्रिकी प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप किस तरह से जो विकल्पों को आगे पीछे करके सोच विचार करके जो आपका सही विकल्प होता है उसको किस तरह से आपको सही करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इसका कथन में पोंगी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इस कथन में आपको सही विकल्प बता रहा हूँ सिर्फ मैं, बौद्ध साधु होता है दोस्तों। घूमता कौन है, साधु ही तो घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, ठीक है, तो आपका विकल्प सही हो जाता, ठीक है। अगला देखिए, गोदान के अनुसार वीमेन्स लीग द्वारा आयोजित
कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो सरोज दोस्तों जो मालती की बहन है, ठीक है, उस प्रतिवाद करती है मेहता के विचारों का, ठीक है, विरोध करती हैं, आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि मैला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ से गुलाम बनते जा रही है, राजा भीरू और कायर प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। ये एक संवाद बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचित्रा का है। दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो गया है, परंतु जो दूसरा विकल्प है ये सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, और जो ये मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में से रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो विकल्प था ये गलत था आपका, और दूसरा विकल्प आपका सही था। तो आपका ए विकल्प गलत है और बी जो वो सत्य है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाता है? चौथा विकल्प सही हो जाता है, यानी कि कथन ए असत्य है और कथन दो जो वो क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, आलोचक और उनके ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको आपको मिलाना है। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी है दोस्तों। नंद दुलारे वाजपेयी का कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? नया साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, आपका विकल्प एक का दो के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्याम सुंदर दास दोस्तों। ठीक है, श्याम सुंदर दास ये हो जाएगा आपका साहित्य लोचन दोस्तों। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये सुकवि संकीर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र विचार और अनुभूति हो जाएगा। तो आपका विकल्प क्या सही जाता है यहाँ पे? पहले का दूसरा। ठीक है, उसके बाद दूसरे का चौथा। तो आपका तीसरा विकल्प सत्य था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आपको विशेष ध्यान देना, ये साहित्य इतिहास ग्रंथ से प्रश्न बना है। ठीक है, जून 2024 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्तों, मिथक प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए कि क्या होते हैं मिथक, प्रतीक, बिंब। ठीक है, ये क्या होते हैं ये आपको बताना है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलिक रचना तथा मनगढ़ंत होना चाहिए यहाँ पे कथा के लिए किया है। तो ये क्या है दोस्तों? ये सत्य बात है। ठीक है, अगला देखिए, नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य बिंब नगेंद्र जी क्या लिखते हैं? काव्य बिंब। ठीक है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित क्या ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये भी सत्य है आपका। ठीक है, ये भी कथन क्या है? सत्य। अगला देखिए, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण जो सचेष्ट किया जाता है। ये गलत हो गया आपका। प्रतीक जो वो दोस्तों प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। तो ये सत्य बात है। ठीक है, आपका बी विकल्प सही है। और आपका जो अंतिम विकल्प है, कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, ये गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला ही सही है, ए, बी और डी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी रचना पढ़नी है तो उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो बन रहे हैं यूजीसी की ओर से, तो आपको ध्यान देना है इसके लिए आपको। ठीक है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके संबंध में। ठीक है, और ये दूसरा या तीसरा प्रश्न बन रहा है दोस्तों, यहाँ से इससे पहले भी अमृतसर आ गया कहानी भी हमने देखी थी, तो उसमें भी इस तरह का प्रश्न बना था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि राजन, यहाँ पे मैं सही जो विकल्प है वो बताता हूँ। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। दोस्तों जब केस कंबली, ठीक है, राजा के पास आते हैं तो राजन उनको कहते हैं कि इस वीणा को बजाओ आप। ठीक है, तो केस कंबली कह देते हैं कि राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। ठीक है, शिष्य और साधक हूँ बोला। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विकल्प ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला विकल्प क्या आता है। अगला विकल्प दोस्तों ए आ जाएगा, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, ये विकल्प आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ई आ जाएगा, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर बरसा बूंदों की पटपट। ठीक है, तो आपका ई आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका डी, मुझे ओट दे ढंकले छाले ओ शरणय।
ठीक है, डी आ जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, बी आ जाएगा आपका, अंतिम की श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये अंतिम विकल्प है दोस्तों, जब वो बीना बज पड़ती है, ठीक है, असाध्य बीना, जब वो बीना बज पड़ती है, ठीक है, उसका जब सुर उनसे निकलने लग पड़ती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से आप उन जो वहाँ पे सभासद बैठे होते हैं, दरबारी बैठे होते हैं, जब उनको अपने अपने चित्तानुसार मनानुसार उनकी मनस्थितियों के अनुसार जब उनको उस पर संगीत सुनाई देता है, धुन सुनाई देता है, ठीक है, तो श्रेय की बात की जा रही है, सब उसको श्रेय देते हैं, ठीक है, किसको, केस कंपली को। तो केस कंपली कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, बोलते इसमें कुछ मेरा श्रेय नहीं है, मैं डूब गया था स्वयं शून्य में, ठीक है, मैं बस इसको चित लगा के मनन करते हुए सिर्फ डूब गया था बोलता, ठीक है, और वो अपने आप ही बज पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये असाध्य बीना के संबंध में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊंगा और व्याख्या करते हुए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। मैंने आपको पहले कहा कि जून 2024 के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, हिंदी की तैयारियाँ मैं आपको फ्री में करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, और पूरी तैयारियां आपको करवाई जाएंगी और बोर्ड पे क्लासेस भी थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, इसके संबंध में आप निश्चिंत रहिएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों, ये बच्चन सिंह की आत्मकथा, बच्चन सिंह नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की बात हो रही है। इनकी जो आत्मकथा 4 भागों में या 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है। तो आपको मिलान करना था कि कौन से जो खंड का जो कौन सी जो आत्मकथा है उसका कौन सा खंड है, तो ये उनके नाम है और ये आपके खंड आपको बताने थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाते ये आपको बताना था दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं पहले से बताता चलता हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी पहला खंड था दोस्तों इसका, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका पहला ये हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद दोस्तों नीड का निर्माण फिर, ठीक है, नीड का निर्माण फिर, ये आपका कौन सा खंड है दोस्तों, दूसरा खंड था, ठीक है। कौन सा खंड था दोस्तों ये आपका, कौन सा खंड था दोस्तों आपका ये आपका दोस्तों दूसरा खंड था। नीड का निर्माण फिर दोस्तों ये दूसरा खंड है। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, ये चौथा खंड था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बसेरे से दूर, ये तीसरा खंड था। क्या था ये, तीसरा खंड था, बसेरे से दूर, यानी कि जब वो पीएचडी करने के लिए जाते हैं, कौन जाते हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए जब विदेश जाते हैं तो बसेरे से दूर यानी कि इंडिया से वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उसका वर्णन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 खंड, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करते हैं हम, पहले का चौथा, पहले का कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद नीड का निर्माण फिर दूसरा हो जाएगा। तो आपका विकल्प तीसरा सत्य था यहाँ पे, ठीक है, क्या था, तीसरा सही विकल्प था आपका। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन हैं, ठीक है, राम कुमार वर्मा के काव्य संकलन कौन कौन से हैं ये आपको बताना था, ठीक है, राम कुमार वर्मा के काव्य संकलन दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताने थे दोस्तों। आपका बी विकल्प से हो जाएगा अंजलि, ठीक है, उसके बाद डी चित्ररेखा और उसके बाद ई एकलव्य, ठीक है, आपका विकल्प यानी कि तीसरा सही था, ठीक है। जल्दी जल्दी हम करते हैं क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा, नहीं तो सौर सैन्य अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी नहीं निकली है दोस्तों आपकी। दोस्तों मैंने इन हिंदी के संबंध में, हिंदी के वर्गीकरण के संबंध में और भाषा विज्ञान के संबंध में दोस्तों मेरे जो वो कुछ एक वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, और भाषा विज्ञान यानी कि आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा एक बार, आपको वहाँ से मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। पूर्वी हिंदी, ठीक है, नहीं निकली है, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी निकली है और गुजराती हिंदी निकली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती है, राजस्थानी के 4 है और गुजराती के अंतर्गत कोई भी बोली नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाट्य के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य थे, तो दोस्तों 14 दृश्य थे। इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके संबंध में। अगला देखिए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं उपयुक्त, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन हमें चुनने हैं कि उपयुक्त कथन क्या हो सकता है इसका दोस्तों, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में, ठीक है।
तो पढ़ता हूँ दोस्तों मैं, आप ध्यान से देखिए कि बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन का आत्मचित्रण का प्रभाव है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका विकल्प पहला सही है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का जो शीर्षक है वो जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया है दोस्तों। तो बिल्कुल सत्य बात है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो जीवन की आपाधापी में आपको एक शीर्षक देखने को मिल जाएगा। तो आपका बी विकल्प भी क्या है, सही है। अगला देखिए, श्रावस्ती की बस्ती का जो श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था। तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं आया है। हाँ, इस तरह के कथन आए हैं परंतु वो उल्टा करके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। दोस्तों, राजेंद्र यादव के संबंध में भी आपको देखने को मिल जाएगा उस आत्मकथा में, परंतु यहाँ पे वो कथन जो सही रिलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, राजेंद्र यादव के पूर्वजों की भी इसका आत्मकथा में बातचीत हुई है, परंतु श्रावस्ती की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबायत, उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है। तो ये सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, सत्य बात है दोस्तों। आपका ए, बी और ई विकल्प सही है। ए, बी और ई, तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, जिंदगी नाम उपन्यास में किन कवितांशों गीतों का उपयोग किया गया है, तो किन का उपयोग किया गया है ये आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ जो सत्य विकल्प है उसकी ही यहाँ पे पुष्टि करता हूँ। ठीक है, सत्य को ही यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सत्य विकल्प हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विकल्प भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। ए, सी और ई विकल्प आपके सही हैं यहाँ पे। ठीक है, ए, अबल आला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ठीक है, तो ये जिंदगी नाम उपन्यास में आया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आया है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए भक्त कवि। तो ये भी सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आया है ना में अरबी, ना में लाहौरी, ना में हिंदी शहर नगौरी, ना में हिंदू तुर्क पिशौरी, ना में रहिदा बिच नादौन बुल्लाह किए जाने में कौन। ठीक है, तो ये भी आया है आपका ए, सी और ई विकल्प आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये कि अब इस तरह के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इसके संबंध में आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ से अब जीवनी के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जीवनी नहीं है ये, शेख है एक जीवनी, जो कि आगे जी का एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ठीक है, आगे जी का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है और ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ के कि इसमें किन विचारकों को, जो पश्चिमी विचार के, उनका जिक्र यहाँ पे आया है। तो किस किस का आया है ये आप मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो किन किन का आया है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे जो बी है वो सही हो जाएगा, रोजा लक्सबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग। ठीक है, रोजा लग्जमबर्ग का आया है। उसके बाद नीत्शे का भी आया है दोस्तों। ठीक है, त्रास्तकी है उसके बाद। ठीक है, और देकार्त। ठीक है तो त्रास्तकी का नहीं आया है, देकार्त का आया है। तो आपका विकल्प सी, सॉरी, आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा सही है दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पे आया है बी, यानी कि रोजा लक्समबर्ग। ठीक है, नीत्शे और त्रास्तकी का आया है दोस्तों, देकार्त का नहीं आया है। ठीक है, ये में से ऐसे ही बोला गया। ठीक है, देकार्त का नहीं आया है। चलिए अगला देख लेते हैं कि घनंद की काव्य पंक्ति के काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कल पाए और दूसरा कल पाए। ठीक है, दो शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता। अगला देखिए कि शक्ति कवित्व बीजा संस्कार रूप, काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में ये कथन किस आचार्य का। तो ये कथन दोस्तों मम्मट का है। ठीक है, इसका है ये कथन मम्मट का। अगला देखिए, नव जागरण एवं समाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था या व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसको व्यवस्थित करना था पहले से बाद के क्रम में। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसके संबंध में बताता हूँ। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप 1835 की ये घटना है दोस्तों। ठीक है, सी आ जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बी दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों 1800 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है। ठीक है उसके बाद ए देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है दोस्तों आपको, ई बंग भंग यानी कि 1905 की घटना आ गई। उसके बाद दोस्तों
डी आ जाएगा आपका कि तिलक को देश निकाला दिया गया। तो आपका विकल्प तीसरा सही है, मैंने पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त वाक्यांश नहीं है या काव्यांश जो वो नहीं आया है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा जी की ये कविता है, बहुत महत्वपूर्ण गीत भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो आपका ए विकल्प सही हो जाता, पहला विकल्प यानी कि अखंड सुहागिनी यहाँ पे आता, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनको हमने सुमेलित करना है। कविता पंक्तियां हैं, ठीक है, कविता की पंक्तियां, दूसरी दोस्तों कविता या कविता पुस्तक दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना था, इसको दोस्तों सुमेलित करना था आपको, ठीक है। आपको क्या करना था, आपको विकल्प यहाँ पे पूरे रख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आपको सुमेलित करना था, ठीक है। सुमेलित से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बना था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विवशता किससे अपनी कहूँ, जानिए क्यों ना बनूं बहू का तरह, ठीक है। प्रिय प्रिय प्रवास से आया है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, स्नेहहीन तीरों के दीपक स्वान शून्य थे तरु के पास, ठीक है। ये आपका प्रथम रश्मि से आ जाएगा। उसके बाद हमसो इसमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं है, ठीक है। उसके ये आ जाएगा सतपुड़ा के जंगल से। नींद जल का स्रोत है छाया सघन है नींद, श्यामल मेघ है शीतल पवन है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका उर्वशी से। आपका चौथा विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं, ये आपको बताने। हामिद को अपनी अब्बाजान एवं अम्मीजान के ना होने का बहुत दुख है। तो ये तो विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत दोस्तों, अगर आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी तो हामिद को तो ये पता ही नहीं है कि उसके अब्बाजान और अम्मीजान जो भी इस दुनिया में नहीं है अब, ठीक है। वो तो ये सोचता है कि उसके अब्बाजान और अम्मीजान जो है वो कहाँ गए हैं, भगवान के पास उसको खिलौने लेने के लिए गए या पैसा कमाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो उसको पता ही नहीं है, तो दुखी क्यों होगा वो। तो ये तो आपका विकल्प यहाँ पे पहला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। महमूद ने सिपाही खरीदा, नूरे को बिस्ती पसंद आया, समी अपनी खजरी हामी से बदलना चाहता है, ठीक है। समी जो है वो आपकी अपनी खजरी बदलना चाहता था, ठीक है। उसके बाद था दोस्तों आपका, बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पार्ट खेल और बूढ़ी अमीना जो थी वो बालिका अमीना बन गई। इस तरह का अंत में इस तरह का भी एक प्रसंग आता है, ठीक है। तो ये आपके विकल्प यहाँ पे क्या सही हैं और क्या गलत हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या विकल्प सही जाना चाहिए, आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे तीसरा सही जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि महमूद ने सिपाही खरीदा, सही बात है। समी अपनी आखिरी सब समी जो अपनी खजीजा हामी से बदलना चाहता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। बी और डी और ई भी विकल्प सही है, क्योंकि बच्ची हामी ने बूढ़ी हामी का पार्ट खेला और जो बूढ़ी अमीना थी वो बालिका अमीना बन गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इनको हमने दोस्तों सुमिलित करना है दोस्तों, ठीक है। इनको क्या करना है, सुमिलित करना है, एक दूसरे के साथ लगाना था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बना था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, क्या है ये प्रश्न, संतति और माँ, ठीक है। एक तरफ उनकी संतान है, दूसरी तरफ की माँ थी। ये धरती धन ना अपना जगदीश चंद्र के उपन्यास से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पात्रों से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो इसको आपको लगाना है। तो देखिए लच्छो, ठीक है, लच्छू यानी कि प्रीतो के साथ हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है। उसके बाद जीतो, ठीक है, जीतो का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा यानी कि निहाली के साथ हो जाएगा। उसके बाद ज्ञानो दोस्तों जस्सो और दिलीपा दोस्तों हुक्मा, ठीक है। इस तरह से आपका संबंध बन जाएगा। और जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा नहीं तो, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या था कि जिंदा इंसान किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। ये कथन परिंदे कहानी की किस पात्र का है, ठीक है। ये जो कथन था परिंदे कहानी के किस पात्र का ये कथन था दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि कहानियों से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो वो बन रहे हैं दोस्तों, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में, ठीक है। इनके कथन पूछ लिए जा रहे हैं, उपन्यासों से प्रश्न बने, नाटकों से प्रश्न बने, तो ये कथन दोस्तों डॉक्टर मुखर्जी का है, ठीक है। अगला देखिए, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है दोस्तों, गलत नहीं है इसमें उल्लेख, ठीक है। अगला देखिए, साप भरा जन प्रजातंत्र, ये काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की हैं, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है रश्मिरथी उससे ली गई ये पंक्तियां हैं दोस्तों। ये आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प क्या हो जाएगा सही, दोनों असत्य हैं दोस्तों ये कथन, ठीक है। ये वहाँ से भी नहीं ली गई है, तो ये दोस्तों दोनों कथन जो असत्य हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक एक कथन आता है,
ठीक है। कथन के कि भोले भाव मिले रघुराई किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है, तो किसान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते जल्दी जल्दी। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पे आप खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो सन 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ, गलत बात है। ठीक है, नहीं हुआ उनका जन्म 1855 में होता है। अगला देखिए, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी, ये सत्य है। उन्होंने हिंदी प्रति पत्रिका का संपादन किया, तो ये दोस्तों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये सही है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, दांत भों आप बात धोखा रिश्वत बेगार होली जैसे विषय पर उन्होंने निबंध लिखी है, सत्यवाद दोस्तों। अगला देखिए, कली कौतुक भार दुर्दशा कली प्रभाव गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो ये सत्यवाद दोस्तों। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भारत दुर्दशा भारतेंदु के समान और भारतेंदु से प्रभावित होकर ही प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक लिखा था। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है, मैं यहाँ पे विकल्प नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उत्तर ही बताऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा चूल्हा बनाने के लिए करना चाहती थी वो। ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत मार्मिक कहानी है, कई विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली कहानी भी इसको मान लिया जाता है। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके में जो सही विकल्प है सिर्फ उनको ही बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन है, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। ठीक है, तो ये सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मृतकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ठीक है, ये भी सही बात है। उसके बाद दोस्तों, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, तो ये भी सही बात है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानती है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही सही विकल्प है मैं उसको बता रहा हूँ दोस्तों। आपका पहला विकल्प ए सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका सी सही है, और उसके बाद क्या सही था आपका दोस्तों, डी सही था। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या बन गया यहाँ से। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, राम की शक्ति पूजा कविता किन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था। ठीक है, कि कौन सी पंक्ति पहले आई है और कौन सी बाद में आई है, ये आपको लगाना था दोस्तों। यहाँ पे पहले आएगा, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ पे बी आ जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता आपका केवल जलती मसाल। ठीक है, सी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, ई आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, न्याय जिधर है उधर शक्ति, आपका डी आ जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ए आ जाता, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, इसको आपको सही तरीके से लगा लेना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समय दे रहा हूँ इसके संबंध में, इसके लिए। ठीक है, आपको विकल्प यहाँ पे पूरे रखता हूँ मैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता की यहाँ पे बात की जा रही है अब। ठीक है, तो ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तराधुनिकतावादी चिंतन का प्रारंभ माना जाता है, तो ये क्या है, सही बात है दोस्तों। उसके बाद सही विकल्प ही आपको बता रहा हूँ, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तराधुनिकता को पूंजीवाद के विकास के खास अवस्था कहा है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उत्तराधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की, तो ये भी सही बात है, आप मिला लीजिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ सही से विकल्प आपको बताया जा रहा हूँ। अगला देखिए, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक जो भाई ये हिंदी उर्दू का पत्र था। ठीक है, तो ये कॉलम किस पत्र के थे, ये आपको बताना था, यदि आपसे पूछा गया था। ठीक है, पंडित बद्रीलाल के। ठीक है, और इसका यहाँ पे पूछा गया था कि ये निकाले किसने थे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये जो पत्र थे ये निकाले किसने थे, ध्यान से इसको पढ़ने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये किसने निकाले थे पत्र, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों पंडित बंशीधर ने निकाला था पत्र। ठीक है, ये दोनों। चलिए अगला देखिए, कि प्रेमचंद घर में के अनुसार, प्रेमचंद घर में दोस्तों ये शिवरानी देवी जी की क्या है, जीवनी है, उन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, प्रेमचंद जी की जीवनी है प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी जी ने लिखी, जो कि उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ते कि प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्च उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते। दोस्तों हंस यहाँ पे उन्होंने संपादन किया था, और जागरण का भी किया था, तो जागरण और हंस यहाँ पे सही विकल्प हो जाती है, आपका दूसरा विकल्प हो जाता है जागरण और हंस के लिए। ठीक है, 1930 ईस्वी के आसपास इन्होंने इसका संपादन कर रहे थे वो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में ऋतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां कौन कौन सी है। ऋतिबद्ध की बात की जा रही है ओनली। ठीक है, सिर्फ ऋतिबद्ध काव्य कवियों की बात यहाँ पे की जा रही है।
ठीक है। तो रीतिबद्ध जो कवि थे, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो कौन कौन सी पंक्ति जो रीतिबद्ध कवियों की है ये आपको बताना है दोस्तों। आगे देखिए, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब काई, तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा की पंक्ति है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आंखिन में अलशानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, तो ये भी सही है। अगला देखिए दोस्तों, बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया अंखिया मधु की मक्खियां भई मेरी, ठीक है, तो ये भी सही है। आप बाकी मिलान कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पे प्रेमचंद घर में फिर से बन गया एक प्रश्न कि प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन कौन सी है। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1980 में हुआ, सॉरी 1880 में हुआ, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका लम्ही नामक गांव में होता है, बाकी जन्म तिथि तो सही है। शिवरानी देवी की पहली कहानी सास चांद में छपी, ये सत्य है। सास कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924, ये भी सत्य है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बम्बई गए। अगला देखिए, प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया था दोस्तों, ये भी सही है आपके, ठीक है। आपका विकल्प बी सही है, सी सही है और अंतिम ई सही है, ठीक है। बी, सी और ई आपका अंतिम विकल्प है यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये नाटक के अर्थ में समकालीन नाटक है कि ये किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर जो रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन जो किस आलोचक का था ये आपको बताना था दोस्तों। ये सत्यप्रकाश मिश्र का था, ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्र का ये कथन जो कि निर्देशक थे। चलिए अगला देख लेते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता पढ़ते पढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। तो ये किसका कथन था दोस्तों? ये श्रीकांत वर्मा का कथन था, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य कौन से हैं ये आपको बताना था, ठीक है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये गलत है क्योंकि 343 के अनुसार है। अगला देखिए दोस्तों, राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में, ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालचारी थे, ठीक है। विविध प्रकार के राजकीय कार्य कला की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, ये सत्य। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 के अनुसार अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प आपके क्या सही जाना चाहिए, आप ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो विकल्प बी है वो भी सही है। उसके बाद आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? डी सही है, ठीक है। क्या कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही और ई विकल्प आपका सही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे विकल्प आपके 2 गलत हैं, ए और सी, ठीक है, ए और सी विकल्प गलत थे। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। नेट का पेपर है तो आपको पता ही कि किस तरह का होता है और कितना समय लगता है इस पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना था आपको, ठीक है। इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथ होते हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना था आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जॉर्ज गैरिसन का दोस्तों द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, 1888 पहले आ जाएगा दोस्तों ये। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा FEK का दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी में आ जाएगा दोस्तों। सी के बाद डी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका राम कुमार वर्मा का दोस्तों, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1937 ईस्वी में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या बना? सी डी और ए, सी डी और ए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य का सी वर्ष 1954 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, क्या आ जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यानी कि 1965 में प्रकाशित, ठीक है। आपका मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले सी आ जाएगा, उसके बाद आपका डी आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आपका बी और उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक है। तो आप लगा लीजिए विकल्पों के अनुसार, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ते कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लोंजाइन्स आ जाएंगे आपको जो दूसरी तीसरी शताब्दी में हुए, ठीक है। उसके बाद ड्राइडन आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे, उसके बाद आपके आई रिचर्ड आ जाएंगे और उसके बाद T.S. इलियट आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले से मैं दोस्तों आपको बताता हूँ।
ड्राइडन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद आइए रिचर्ड, और उसके बाद टी.एस. इलियट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं की के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, लॉर्ड मैकाले का है, मुनरो का, हंटर का, या विलियम जोन्स का है। दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प जो है दोस्तों ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। विलियम जोन्स के ही कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न था दोस्तों ये आपकी जो हो किस किस श्रेणी में हम रखेंगे दोस्तों इसको? संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध श्रेणी में रखेंगे इसको। ये प्रश्न ही गलत था, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों वो हंटर दिया गया था इसका विकल्प, ठीक है। कई जो विद्वान थे लायोट को मान रहे दोस्तों, ठीक है, कायोट को मान रहे हैं, ठीक है। इस तरह के दोस्तों विद्वानों के अपने अपने मत हैं, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या विकल्प सही है, ठीक है। तो इसको मैं सर्च करने के बाद आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका क्या विकल्प सही है, ये कथन किसका है, ठीक है। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग इसका मान रहे हैं, ठीक है, परंतु यूजीसी ने इसका हंटर माना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोधन में से किस जैन कवि की रचना? सोमप्रभ सूरी की है दोस्तों, ठीक है। कुमारपाल चरित्र भी एक रचना आती है जो हेमचंद्र की है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि गोदान के अनुसार बेलारी और शेमरी में केवल 5 मील का अंतर था, यह सत्य बात है। वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हुई कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकारनाथ का है, ये गलत है। आपका ए विकल्प सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ए सही और दूसरा गलत, आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करना है आपको, ठीक है। कौन से कथन सही हैं ये आपको चयन करना है दोस्तों इसका, ठीक है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? रमणीयार्थ ध्वनि में क्या कर देते हैं? उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, रमणीयता उत्पन्न करते हैं। तो ए विकल्प आपका सही है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस बेसिक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है, तो ये विकल्प आपका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी विकल्प आपका क्या है? सही है दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्या विकल्प है दोस्तों हमारा कि दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है। काव्य के अनुदंडी के अनुसार काव्य की शोभा जो बढ़ाने वाले होते हैं वो अलंकार होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाती है, सत्य बात है, क्योंकि बामन ने जो मूल अलंकार माना है वो वक्रोक्ति को माना है दोस्तों, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे ए सही जाएगा, बी सही जाएगा और डी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गलत विकल्प थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज जो हम हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमें हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य की ओर आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किसका दोस्तों? ये दुर्जन सिंह का है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों कि साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा? आचार्य विश्वनाथ के मत अनुसार काव्य नाटकगत विभाग, ठीक है, नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है, ठीक है। ये विश्वनाथ का मत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? अगले को देख लीजिए, ठीक है। अगले को देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों कि भटनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अविधा व्यापार के उपरांत भावतक यहाँ पे भावतत्व है दोस्तों ये, ठीक है, भावत्व, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया दोस्तों, क्या है ये? भाव तत्व होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। भाव तत्व, भावत्व, भावक तत्व, ऐसा यहाँ पे ये टाइपिंग संबंधी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो भाव तत्व होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? भाव तत्व, ठीक है। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। भाव तत्व होता है ना कि भावकत्व, ठीक है, भावकत्व। चलिए अगला देख लेते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र विशेष व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। इस तरह का ये प्रश्न था, तो यहाँ पे क्या सही जाना चाहिए ये आपसे पूछा था कि इसमें क्या सही है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बताना था कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो क्या सही जाना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे आपका बी, डी और ई विकल्प सही हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है और ना आलम्बन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। दोस्तों ये प्रश्न पीछे भी पूछा गया था एक बार, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे बी, सी और डी विकल्प सही है। तो अगला देखिए, मुर्दहिया में तुलसीराम जी के चाचा जो हैं, ठीक है, मुनीश्वर नगर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो शिवनारायणी पंथ के, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, उर्वशी के स्त्री पात्र कौन कौन से, ये आपको बताना है कि कौन कौन से उर्वशी के स्त्री पात्र हैं दोस्तों। एक तो आपका सहजन्य हो जाएगा, ठीक है, चित्रलेखा और निपुणिका हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम करते हैं। अगला देखिए, अगला हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। एक तरफ पत्र थे और दूसरी तरफ उसके स्थान थे पत्र के, ठीक है। तो इनको हमें मिलाना है दोस्तों। सदादर्श, ठीक है, सदादर्श कहाँ से प्रकाशित होता था, ये आपको बताना है कि सदादर्श कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों। सदादर्श दिल्ली से प्रकाशित होता था। उसके बाद अगर सज्जन कीर्ति सुधाकर की बात की जाए तो दोस्तों ये होता था आपका उदयपुर से। सदाचार मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों ये होता था आपका शाहजहाँपुर से। आर्य दर्पण जो है दोस्तों ये होता था आपका आर्य दर्पण जो है दोस्तों ये कहाँ से होता था? आर्य दर्पण जो है दोस्तों ये शाहजहाँपुर से होता था। सदाचार मार्तंड जो है दोस्तों ये जयपुर से होता था, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। मैं आपको मिलान भी कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सदादर्श दिल्ली हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर हो गया आपका, ठीक है। सदाचार मार्तंड क्या हो गया दोस्तों? आपका जयपुर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, आर्य दर्पण आपका शाहजहाँपुर हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी हम। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली को ही जनी छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ क्या है? तो बाजंतरी शब्द का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीपहरी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? तो दोस्तों सांस्कृतिक परिस्थिति का नहीं किया है, ठीक है। अगला देखिए, अंधायुग नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? ये आपको बताना था दोस्तों, ठीक है। अंधायुग के संबंध में कौन से कथन जो वो सत्य हैं ये आपको बताना था। धर्मवीर भारती के अनुसार ये काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया, तो ये भी सही बात है, ठीक है। ये नाटक 7 अंकों में विभाजित है, गलत है। इस नाटक का घटना काल जो वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में, ठीक है, कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है, ये सत्य है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। बाकी गलत विकल्प थे, ठीक है। एक पहला विकल्प सही है, उसके बाद दोस्तों तीसरा विकल्प और उसके बाद चौथा विकल्प सही है, ठीक है। आप मिलान कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे की तरह शंकु आत्मनेपद अद्यतन और संबंध सर आदि पुस्तक में उनका आलोचनात्मक चिंतन वैचारिक साहित्य संकलित है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? ये गलत विकल्प है। मुक्तिबोध की कृति एक साहित्य की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ, ये सत्य बात है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पहला कथन असत्य और दूसरा कथन सत्य, तो आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, ठीक है, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्ति आज छाप के किस कवि की हैं? दोस्तों ये नंददास जी की हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और गहरी हो गई? तो किसके बाद दोस्तों? वजीराबाद स्टेशन आने के बाद आगे जब चलते हैं वो, तो ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से, ठीक है। अगला जल्दी जल्दी देख लेते दोस्तों। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे, यहाँ पे भोला पांडे होना चाहिए कि गली, ठीक है, कि गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपको बताना था क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बना था कि कौन सा जो वो सही है, ठीक है, कौन सा जो विकल्प है यहाँ पे सही है दोस्तों। तो आपका ईश्वर कौर और ज्ञान देवी, ये तीसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। अगला देखिए दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो दोस्तों संगीत के कार्यक्रम में गए थे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने नाटक किया होगा, ठीक है, नाटक नहीं संगीत के कार्यक्रम में गए थे। अगला देखिए, अनुकरण का से आशय है कि ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति अनुभूति अथवा व्यक्ति की शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता, प्रकृत कथन किसका है? दोस्तों ये आपको बताना था कि उपयुक्त जो एक कथन था ये किसका है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का कथन था दोस्तों, ठीक है। ये अरस्तु का जो सिद्धांत अनुकरण उसके व्याख्याता हैं ये, ठीक है। अगला देखिए, जो अपने धर्म से हीन, ठीक है, पाप में ही गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महान रावणी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। दोस्तों ये सजल मिश्र का कथन था,
ठीक है, इस तरह के पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान देना आपको। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल जो आपके सिलेबस में लगी हुई थी, किस जनजाति का उल्लेख है इस कविता में? तो गोंड जनजाति के, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल, यानी कि आप ये मान के चलिए। अगला देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, किसके क्रमों को दोस्तों? प्रकरणों को। परीक्षा गुरु के जो प्रकरण हैं इसको पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका अकाल में अधिक मास। ठीक है, अकाल में अधिक मास पहला आ जाएगा। उसके बाद आएगा सब में हाँ। उसके बाद उसको दोस्तों सुख दुख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी आ जाएगा आपका बिगाड़ का मूल विवाद और साहसी पुरुष अंतिम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके विकल्प से पहले से बाद के क्रम में आपको इस तरह से व्यवस्थित करना। अगला देखिए दोस्तों, पिता कहानी के पिता। ठीक है, पिता जो कहानी ज्ञान रंजन जी की, उसकी कहानी से यहाँ पे प्रश्न बना है कि पिता कहानी के जो पिता थे, जो पात्र हैं जिन पे आधारित ये कहानी है, लेकिन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए थे दोस्तों, रामायण और गीता। ये मैंने आपको प्रूफ के साथ भी बताया है, किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आप पहली जो इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अगला देखिए, आत्म चेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नव जागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। ठीक है, भारतेंदु ने इसी आत्म चेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। ये किस इतिहासकार का कथन है दोस्तों? ये आपको बताना है। किस इतिहासकार का कथन है दोस्तों? ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो किस इतिहासकार का कथन है दोस्तों? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन था दोस्तों ये। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन था ये। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न देखिए, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है। ठीक है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ठीक है, ये कथन किस पाश्चात्य चिंतक का था दोस्तों? कल्पना की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कल्पना सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ से आप बहुत आसानी से प्रश्न ठीक कर सकते थे। ठीक है, तो कल्पना सिद्धांत IA रिचर्ड का है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रश्न ठीक कर देते हैं, और ये कथन भी उनका ही है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये संसार का जाति धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। ये कथन जो वो किस रचना से उद्धृत है दोस्तों? ये शिवमूर्ति जो उप निबंध है दोस्तों। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, तो उनसे उद्धृत है, जो कि आपके नेट के सिलेबस में लगा था। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? इसको आपको सुमिलित करना था कहानियों के साथ। ठीक है, कल जो खद्र भीना पहनते थे। ठीक है, आपको मैं सुमिलित कर देता हूँ। ठीक है, कल जो खद्र भीना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही भी कांग्रेस के भक्त बन गए हैं दोस्तों। ये कथन किससे है? ये राही कहानी से उद्धृत है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है। अगला देखिए, ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता जी। ठीक है, ये कोसी के घटबार से संबंधित कहानी से उद्धृत कथन है। किसी चीज को ना जानना यदि गलत है, ना तो जानबूझ करना, भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह से चिपटे रहना भी गलत है। तो ये परिंदे कहानी से है। ठीक है, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर फिर होना कब संभव है? ये कानों में कंगना से उद्धृत है दोस्तों। मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबी होगी। मैंने आपको बता दी कि इस तरह के ये प्रश्न। अगला देखिए, अगला दोस्तों, काव्यशास्त्री और उनके ग्रंथों को आपको सुमिलित करना था। ठीक है, जो आपके ग्रंथ थे, ठीक है, और जो काव्य शास्त्री हैं उनको सुमिलित करना था दोस्तों। यहाँ से इस तरह सा प्रश्न बना था। ठीक है, बेनेडेत्तो क्रोचे होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बेनेडेट क्रोचे, यहाँ पे उनका नाम लिखा गया, बेनेडेत्तो क्रोचे उनका नाम है। ठीक है, तो इनकी रचना थी एस्थेटिक्स। ठीक है, उनकी रचना कौन सी थी? एस्थेटिक्स। उसके बाद दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड, उनकी रचना है दोस्तों स्टडी ऑफ पोइट्री। अगले देखिए दोस्तों, होरेस, तो होरेस की रचना कौन सी है दोस्तों? द आर्ट ऑफ पोइट्री। उसके बाद IA रिचर्ड दोस्तों, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगर मैं मिलान कर दूं तो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, एस्थेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड दोस्तों, स्टडी ऑफ पोइट्री। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होरेस आ गया हमारा, तो होरेस द आर्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, उसके बाद IA रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आप ये मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते दोस्तों जल्दी जल्दी हम। तो अगला हमारा प्रश्न क्या था? आगरा बाजार नाटक में आई नज़म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था दोस्तों। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत बने दोस्तों, चौथा या पांचवा प्रश्न होगा ये हमारा। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाने का। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाने का ये कौन सा प्रश्न होगा दोस्तों? तीसरा या चौथा प्रश्न होगा हमारा। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो वो आजकल बन रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे दोस्तों, जितने हैं आज आगरे में कारखाना आजाद, सब पर है
पड़ी आन के रोजी की मुश्किलात, डी पहला आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका सी आ जाएगा, होता है बागबाओं से हर एक बाग का निवाह, व बाग ही किस तरह से लुटे और ना उजड़े आहा। ठीक है, उसके बाद ए आ जाएगा दोस्तों, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते। ठीक है, उसके बाद बी आ जाएगा दोस्तों, रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर खवाई से, ठीक है मेले की सैर सॉरी, ठीक है खवाई से बागो चमन ना हो। ठीक है, उसके बाद ई आ जाएगा दोस्तों अपना अंतिम, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। ठीक है, तो ये भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। अगला देखिए दोस्तों, ये प्रश्न गलत था दोस्तों, अगर इसके प्रकाशन वर्ष था ये गलत था। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम बातचीत कम करेंगे। ठीक है, इस नाटक के 5वें अंक का जो स्थान 5वां स्थान है वो क्या है, किताब खाना उसका नाम है, तो सही बात है। नाटक में सत्यदास फौजदार का जो परिवेश होता है दूसरे अंक में होता है, ये गलत था। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पे सही था, और चौथा भी इन्होंने सही माना था, परंतु यहाँ पे संबंध में दिया था, और इसका अगर ईस्वी सन निकाला तो 1976 निकला, जो कि गलत था। ठीक है, सॉरी 1876 निकला, जो कि गलत है, क्योंकि 1880 इसका प्रकाशन है। निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है, जो कि गलत है, दूसरे अंक में आती है। ठीक है, तो ये तो कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न था। ठीक है, इसको चैलेंज कर सकते थे आप। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे दोस्तों, तो काका कालेलकर थे। ठीक है, कौन थे, काका कालेलकर थे। ठीक है, हमारी वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है, धातु छेन। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछे गए दोस्तों, संवाद से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, तो आपको ताकि आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी बन रही है हमारी। ठीक है, और बहुत लंबी पहले से भी हो गई है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, धातुसेन का कथन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। ठीक है, धातुसेन का कथन है आपका, चौथा विकल्प आपके साथ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुमार गुप्त का कथन है, युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, ये आवश्यक है, कुमार गुप्त का कथन है दोस्तों तीसरा। ठीक है, उसके बाद स्कंद गुप्त की बात कर ली जाती है दोस्तों, स्कंद गुप्त का कौन सा कथन है, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्कर जानता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम देखिए दोस्तों, अंतिम हमारा क्या हो जाएगा, परिणदत्त की राष्ट्रनीति दार्शनिकता में कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, आप मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ही बन जा रहा है। ठीक है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन थी दोस्तों, तो रमजान की माँ रज्जो। ठीक है, राजो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा विकल्प आपका सही था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे कौन से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, हमारे दोस्तों अब हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे क्या थे, गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे। पहले मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ। ठीक है, और गद्यांश के जो 10 प्रश्न होते हैं दोस्तों, ये आपके 20 नंबर अपने घर के होते हैं, मैं तो कहूँगा। ठीक है, आप ले जाइएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, और इस बार तो ये यहाँ से गद्यांश से संबंधित भी बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन पहले शहरों में बसने वाले लोगों, खासकर छोटे छोटे व्यापारियों, जुलाहों, टोकरी बनाने वाले और भिस्तियों जैसे लोगों के बीच से शुरू हुआ था, किंतु 17वीं शताब्दी तक वह किसानों में भी व्याप्त हो गया। इसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया, और मुगल शासन तथा सामंती सरदारों के विरुद्ध कभी कभी सशस्त्र विद्रोहों के रूप में भी प्रकट हुआ। ठीक है, 17वीं शताब्दी में दिल्ली में सिखों का जो आंदोलन चला और मथुरा में किसानों का जो सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसमें कुछ सामान्य कड़ियां तथा प्रेरणा स्रोत थे दोस्तों। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट दे लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो पहले ही लंबा हो गया है। ठीक है, और इसके बाद बहुत लंबा और हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेशक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको विशेष समय दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ सिर्फ। ठीक है, मैं सिर्फ प्रश्न आपको पढ़ रहा हूं दोस्तों, ताकि किसी तरह की यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी दोस्तों, महाराष्ट्र में। मैंने पहले ही प्रश्न पढ़ लिए थे दोस्तों ये। ठीक है, मैंने पहले ही ये सारा प्रश्न जो स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मूलभूत सिद्धांतों में भक्ति आंदोलन के क्या शामिल नहीं था, ये आपको बताना कि कर्मकांड ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। कर्मकांड आराधना का उच्चतम स्वरूप नहीं है, इसकी इन्होंने अवहेलना की है भक्ति काल में। अब जब देखेंगे तो कर्मकांड की अवहेलना करते हैं हमारे कबीरदास जी। ठीक है, निर्गुण जो संत हुए हैं उन सब ने ही कर्मकांड की अवहेलना की हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते दोस्तों, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ
ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये आपसे पूछा गया कि शहरों में रहने वाले कामगारों शिल्पियों छोटे व्यापारियों के बीच से हुआ था दोस्तों। ये हमने ऊपर जब हमने स्टार्टिंग की तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमें आ गया था। बहुत आसान से प्रश्न आए थे दोस्तों गद्यांश से, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि 10 से 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को श्रेष्ठ मानता था। तो दोस्तों ये मनुष्य की सत्ता को श्रेष्ठ मानता था, ठीक है। किसकी सत्ता को श्रेष्ठ मानता था, मनुष्य की सत्ता को आप ऊपर देख सकते थे। अगला देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न क्या था कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी, ठीक है, भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। कौन सी भाषा में, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सी भाषा में रचते थे दोस्तों, ये जन भाषा में रचते थे, ठीक है, जो कि समझ आ जाए आम जनों को, ठीक है। भक्ति आंदोलन हमें जब देखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं की जो भाषा थी, ठीक है, वो जनभाषा हुआ करती थी, ताकि वो जो कुछ कह रहे हैं उसे समझ आ जाए दूसरे लोगों को, जो साधारण आम लोग हैं, ठीक है। अगला दोस्तों ये जो दूसरा भाषा में अवतरण प्रस्तुत हो गया है, ठीक है। ये दूसरा गद्यांश, इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है। उसके आधार पर आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए ध्यान से आप, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको समय दे रहा हूँ प्रॉपर। आपको वीडियो को ऐसे ही पॉज कर लीजिए, ठीक है, और विशेष ध्यान से इसको पढ़िए पहले आप, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहले पढ़ लिया, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने इसको स्टडी किया है पहले ही, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलो आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके मैं आपको विकल्प देता हूँ आपके किस तरह के प्रश्न यहाँ से बने थे, ठीक है। प्रश्न था दोस्तों हमारा कि उपर्युक्त अनुच्छेद में एक दुह सपन का उल्लेख है, ठीक है। दुह सपन का उल्लेख, इस दुह सपन के अनुसार क्या है, ठीक है। दुःसपन का उल्लेख है, तो क्या है इस स्वप्न में, इसकी यहाँ पे बात की रखी, जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं हिंदी के राज में रहने लगेंगे, ठीक है। ये बात कही गई है ऊपर, जब आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको दुःसपन की बात की जाएगी, ठीक है, दुःसपन। अगला देखिए दोस्तों, दो सपन से संबंधित यहाँ पे एक और प्रश्न ना बन गया हो, ठीक है। उपरोक्त अनुच्छेद में हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा समाज का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस भाषा के समाज का उल्लेख किया गया है, तो कौन से, मराठी की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या था हमारा कि उपरोक्त अनुच्छेद में हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है, तो कौन सा कथन नहीं कहा गया है ये आपको बताना था दोस्तों। आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा सही जाता, हिंदी के क्षेत्रों में फूहड़ और स्तही के प्रति विकर्षण बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। एक बात और, मैंने आपसे पहले भी कहा है, चैनल पे नहीं है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और मैंने दूसरी बात और कही थी आपसे कि मैं जो तैयारियाँ करवाने वाला हूँ आपको, तो इसके लिए भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आप जुड़ जाइए चैनल के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो किस विषय का दोस्तों, अर्थशास्त्र का नहीं हुआ है मौलिक कार्य, ठीक है। अगला हमारा और अंतिम है दोस्तों, ये अगला और अंतिम है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है, तो कौन से, ये आपने मुझे बताना था दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल भी दिया हुआ है, जो कि गलत है, हिमाचल होता है ना कि हिमांचल, ठीक है। वैसे तो ये हिमाचल सही है, हिम जमा आंचल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा सही है दोस्तों। और ये अंतिम हमारा प्रश्न था। आप देखिए कि किस तरह के प्रश्न बने थे इस बार, ठीक है। अगली बार भी इस तरह के प्रश्न बनेंगे, आपको इसका विशेष ध्यान देना है। प्रश्न सोल्व करने का मेन मकसद ये होता है कि आप अगली बार के लिए तैयार रहें और आपको पता चले कि कौन से प्रश्न कहाँ से किस तरह के बन रहे हैं दोस्तों। जून के लिए भी आप रेडी हो जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।